हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जेट का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को थोड़ा और बेहतर करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे जेट में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो जेट में आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जेट के अंदर बायोलॉजी सेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज मैं आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी से कंसर्न जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर भी इंक्लूड करके कुछ क्वेश्चन बैंक में से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेट के लिए। ठीक है, तो एक बार इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और जाने से पहले, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, इसके बाद जस्ट एग्ज़ाम देना है, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेट के लिए। कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलने से संबंधित है? विच बैक्टीरिया रिलेटेड टू कर्ड फॉर्मेशन। या बेटा याद रखिएगा, कर्ड दूध से दही के बनने के लिए जीवाणुओं का एक ग्रुप, जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया कहते हैं बेटा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक ग्रुप का नाम है, एक बैक्टीरिया नहीं है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब जो है एक पूरा ग्रुप का नाम है, जिसमें है लैक्टोबैसिलस। ठीक है बेटा, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, पूरे ग्रुप को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, हमें पता है प्रोपेनिबैक्टीरियम शार्मिनाई या सार्मानी जो है वो क्या बनाएगा? प्रोपेनिबैक्टीरियम शार्मिनाई है, स्विस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम बेकर्स यीस्ट कहते हैं या बेवर्स यीस्ट कहते हैं, अल्कोहल भी बनाता है और बेकरी के अंदर, ब्रेड के अंदर भी काम में लिया जाता है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस जो हैं, ये वो जीवाणु हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। याद रखना बेटा, ये वो जीवाणु है जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और दूध के अंदर, दूध को दही में कन्वर्ट कर रहे हैं और दूध के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं। न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देने का मतलब है उसकी क्वालिटी को बढ़ा देना। क्वालिटी को बढ़ा देने का मतलब है इसके अंदर विटामिन B12 की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। याद रखिएगा, दो चीजें याद रखनी है। लैक्टोबैसिलस किस तरह के बैक्टीरिया है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? विटामिन B12 को बढ़ा देते हैं। ठीक है बेटा। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी रोल नहीं है, तो आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेवर्स यीस्ट क्या है? देखो बेटा, ब्रेवर्स यीस्ट या हम कहें ब्रेवर्स यीस्ट कहते हैं। यीस्ट का मतलब है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। हालांकि मोलस्कस परपुरियस भी एक फंजाई है। यीस्ट यहां कॉमनली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ब्रेड यीस्ट हो, बेवर्स यीस्ट हो, यानी अल्कोहल बनाते हो या ब्रेड में काम में आती हो, ऐसी यीस्ट कौन सी होगी? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी होगी। अदरवाइज पेनिसिलियम नोटेटम एंटीबायोटिक बनती है। प्रोपेनिबैक्टीरियम शार्मिनी मैंने बता ही दिया, शार्मिनी का मतलब क्या है? स्विस चीज बनाने के लिए। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा जो है ये एक फंजाई है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में काम में ली जाती है। ठीक है बेटा, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में काम में ली जाती है ट्राइकोडर्मा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस पनीर बनता है, अभी अभी हमने बात की थी। स्विस चीज, एक्चुअली इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज्यादा बढ़िया है। स्विस चीज जो है, देखिए एस्परजिलस से नहीं, एस्परजिलस नाइगर से एसिड बनता है। लैक्टोबैसिलस से दूध से दही बनता है। प्रोपेनिबैक्टीरियम से स्विस चीज बनता है। ठीक है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से रॉकफोर्टाई चीज बनता है, दोनों अलग हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? प्रोपेनिबैक्टीरियम शार्मिनी।
ठीक है, सारमेनाई भी कह देते हैं, सारमानी भी कह देते हैं, ठीक है बेटा। फिर है मोनस्कस परपुरियस का उपयोग होता है, मोनस्कस परपुरियस यूज इन, मोनस्कस परपुरियस किसके अंदर यूज होगा? स्टेटिन में, स्टेटिन, ये स्टेटिन नहीं है बेटा, स्टेटिन नहीं है ना, स्टेटिन, स्टेटिन में यूज होता है मोनस्कस परपुरियस का, ठीक है। स्टेटिन क्या है? ये स्टेटिन एक ऐसा एजेंट है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है, ठीक है, स्टेटिन। और ये स्टेटिन किससे निकाला जाता है? मोनस्कस परपुरियस से। ये भी एक फंजाई है, ठीक है बेटा। मोनस्कस परपुरियस क्या है? ये एक फंजाई है, ठीक है। अदरवाइज इथेनॉल, इथेनॉल यीस्ट से निकलता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो ब्लड क्लॉटिंग में के अंदर काम में आता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो जब ब्लड क्लॉट हो जाता है बॉडी में, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जिसकी वजह से क्रिएट होती है, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? ब्लड को या ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है ये भी बैक्टीरिया से बनता है, एस्परजिलस से बनता है। स्टेटिन मोनस्कस परपुरियस से। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? स्टेटिन हो जाएगा, ठीक है। क्लॉट बस्टर है, क्लॉट बस्टर क्या है? क्लॉट बस्टर अभी बताया था मैंने, क्लॉट बस्टर क्या है बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो ब्लड क्लॉट को बस्ट कर देता है, गोल करके हटा देता है। क्या आंसर क्या हो गया अपना? स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है बेटा। इथेनॉल के बारे में हमने बात करी ली। साइक्लोस्पोरिन ए, ये साइक्लोस्पोरिन क्या है बेटा? साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक ऐसा एजेंट है, साइक्लोस्पोरिन ए एक ऐसा एजेंट है जो पेशेंट जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, तो उनमें इम्यूनोसप्रेटिव एजेंट के रूप में काम में आता है। यानी क्या होता है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इम्यूनिटी को सप्रेस करनी पड़ेगी ऑर्गेनिज्म की। अदरवाइज जैसे किडनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो, या किडनी ट्रांसप्लांट हम कह रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो जिस पेशेंट के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसका इम्यून सिस्टम उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तो बाहर की है, ठीक है। तो क्या किया जाता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ऐसे एजेंट्स को दिया जाता है पेशेंट को ताकि उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए, डाउन हो जाए, और वो डाउन इम्यूनिटी उस फॉरेन किडनी को एक्सेप्ट कर ले, समझ ही नहीं पाए। समझ गए बेटा बात? हालांकि इससे प्रॉब्लम्स तो हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है कि जब इम्यूनो सप्रेस हो जाएगा, यानी इम्यूनिटी सिस्टम अगर सप्रेस हो गया तो दूसरी डिजीज हो सकती है, बिल्कुल होती है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं करने से एक ऑर्गेनिज्म की, एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाए, उससे अच्छा है कि वो ह्यूमन बीइंग जो है डिजीज वगैरह उसकी चलती रहे, ट्रीटमेंट चलता रहे और ये अपनी लाइफ स्पेन पूरा कर ले, ठीक है। स्टेटिन के बारे में मैंने बता ही दिया है। स्ट्रेप्टोकाइनेज यहां पर क्लॉट बस्टर की तरह काम कर रहा है। अवायवीय अपंग पाचचित्र स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर की बात कर रहे हैं, में गैसें उत्पादित होती है। गैसेज प्रोड्यूस इन स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन कौन सी गैसें होगी? याद रखिएगा बेटा, मीथेन, केवल मीथेन और CO2 नहीं होगी, केवल लिखा ना, ओनली। क्या होगा? मीथेन होगी, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होगी और CO2 होगी। अब तीसरी क्यों नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी नहीं होती है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। याद रखिएगा बेटा, ऑक्सीजन को गलती से भी आप एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मत बना दीजिए, ठीक है। तीसरे और चौथे ऑप्शन में ऑक्सीजन है, इसीलिए ये नहीं हो सकती। सॉरी, यहां पर ऑक्सीजन नहीं लिखा है, यहां पर CO2 लिखा है, ये ऑक्सीजन ही है, ये ऑक्सीजन ही है,
ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? मीथेन, H2S और CO2 आंसर जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइकोराइजा संबंधित है, माइकोराइजा किससे संबंधित है? माइकोराइजा का सबसे कॉमन जीनस जो है वो है ग्लोमस। एकुलोस्पोरा भी है, लेकिन ग्लोमस सबसे कॉमन जो आता है एग्जाम में। एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है। एजोला, एजोला पिन्नाटा एक फर्न है, एक टेरिडोफाइट है, एक्वाटिक फर्न है। फ्रैंकिया, फ्रैंकिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नॉन लेग्यूम में रूट नोड्यूल को कॉज करते हैं, यानी कि नॉन लेग्यूम जैसे एलनस, एक नॉन लेग्यूम है एलनस, क्या नाम है? एलनस। इस नॉन लेग्यूम में रूट के अंदर नोड्यूल्स को बनाने का काम करता है फ्रैंकिया। जिस तरह से लेग्यूम में राइजिबिया होता है, नॉन लेग्यूम में फ्रैंकिया है। ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। ग्लोमस जो जीनस है वो रिलेटेड है किससे? माइकोराइजा, कवकमूल। क्या होता है माइकोराइजा? जो रूट है उस रूट के आसपास, इसलिए आया है राइजा। माइको मतलब फंजाई, राइजा यानी रूट के आसपास मिलने वाली फंजाई। किसकी रूट? हायर प्लांट्स की रूट के आसपास मिलने वाली फंजाई माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन क्या है? ग्लोमस है। ठीक है, अगर ग्लोमस ऑप्शन में नहीं दिया है तो एकुलोस्पोरा दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका इंग्लिश बेटा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए इंग्लिश इसको नहीं लिया गया है या नेक्स्ट स्लाइड में लिया गया है। देखिए, निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए। अब इसको अपने को मैच करना है कि किससे रिलेटेड कौन सा है। इस चैप्टर में जो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो ये चैप्टर है, इसमें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल आते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी को अपने को बेहतर करना है बेटा, और आपने किया होगा, लेकिन लास्ट स्टेज पर अब अपन प्रिपरेशन को और थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं। देखिए, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, दूध से दही का बनना, कर्ड का फॉर्मेशन जिसको अपन करें। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ब्रेड। प्रोपिनिबैक्टीरियम सारमेनाई या सारमानी भी कहते हैं, सारमानी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है प्रोपिनिबैक्टीरियम। वहाँ आपको कहना नहीं है, वहाँ आपको दिखाई देगा, उसको पढ़ना है बस। ठीक है, प्रोपिनिबैक्टीरियम किससे रिलेटेड है? स्विस चीज से रिलेटेड है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई किससे रिलेटेड है? पेनिसिलियम रॉकफोर्ट चीज से। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? ए में फोर्थ है, ए में फोर्थ है, 2 में दे रखा है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी बी में थर्ड है, बी में थर्ड केवल 1 में ही दे रखा है। ये देखिए, ये थोड़ा अलग, इसको थोड़ा कर दें। ये हो गया 3, 2, 1, 4। ठीक है बेटा, आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वह विटामिन जिसकी मात्रा दूध से दही के रूपांतरण में बढ़ती है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। विच टाइप ऑफ विटामिन इंक्रीज इन कर्ड? कौन सा है? विटामिन B12। भूलना नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुक्त जीवी कवक ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग है, ट्राइकोडर्मा सॉइल के अंदर मिलता है, का उपयोग किया जा सकता है। याद रखिएगा, ट्राइकोडर्मा फंजाई है, और इस फंजाई का उपयोग, सबसे इंपॉर्टेंट जो उपयोग है वो है पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में, एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, जो डिजीज हैं, उन डिजीज की, प्लांट की जो डिजीज हैं उसके कंट्रोल में। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में ये काम करती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, किल इंसेक्ट को किल नहीं करती है, वो बैक्टीरिया की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मोस्टली बैक्टीरिया से बनती है। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज।
क्लियर बेटा? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पादप उत्तक संवर्धन की वह विधि जिसके द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बाय विच वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड। याद रखिए, वायरस फ्री प्लांट की बात जब कभी भी आएगी, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात आएगी, तब हम बात करेंगे किसकी? मेरिस्टेम कल्चर की। क्यों? देखिए, मेरिस्टेम जो है, शूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम की जो सेल्स है वो कंटिन्यूअस डिवाइडिंग स्टेट में होती है, कंटिन्यूअस डिवाइडिंग स्टेट में, और उस रीजन पर वायरस उस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जिस तरह से सेल मल्टीप्लाई करती है, तो वायरस उस रीजन में रह नहीं पाता है। ठीक है, तो उस रीजन को, उस मेरिस्टेमेटिक रीजन को, यानी शूट टिप है, रूट टिप है, उसको अगर हम कट करके एज ए एक्सप्लांट यूज करें और प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर उसको कल्चर करें और उससे एक नया प्लांट डेवलप करें, तो वो नया प्लांट जो डेवलप हो रहा है वो वायरस फ्री प्लांट होगा, उसमें वायरस नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, वायरस फ्री प्लांट कह रहा हूं, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब वो प्लांट डेवलप होगा तब वो प्लांट वायरस फ्री होगा। लेकिन हो सकता है उसकी जब हार्डनिंग की जाए, जब उसको फील्ड में ट्रांसफर किया जाए, तब उस फील्ड के सॉइल में या वहाँ के एनवायरनमेंट में वायरस हो, वो उस वक्त वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है। वायरस रेजिस्टेंट नहीं है, वायरस फ्री है। शुरुआत में वायरस फ्री है, लेकिन बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो क्या आ गया? पोलन कल्चर, परागकण संवर्धन। पोलन कल्चर अगुणित प्लांट को डेवलप करने के लिए, हैप्लॉइड प्लांट के लिए पोलन कल्चर करते हैं। ठीक है, दूसरा है मेरिस्टेमेटिक कल्चर, विभिज्योतक संवर्धन। यस, क्यों? मैंने कारण पूरा बता दिया आपको। तीसरा है सेल कल्चर। नहीं, सेल कल्चर या सस्पेंशन कल्चर कहते हैं, ये नहीं। सेल कल्चर किसके लिए? सिंगल सेल को अलग करने के लिए। ठीक है, ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। आंसर क्या हो गया? विभिज्योतक संवर्धन, मेरिस्टेमेटिक कल्चर। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक में अगर सपोज वहां पर एग्जाम में अगर विभिज्योतक संवर्धन नहीं दिया है और दे दिया प्रोरोसिस विभिज्योतक या प्रोरोसिस दे दिया, मूल शीर्ष दे दिया, विभिज्योतक नहीं दिया, लेकिन चाहे शूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, वो पार्ट जो है एज ए एक्सप्लांट काम में लिया जाता है वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए। क्लियर? चलिए, किसी भी पादप कोशिका द्वारा नए पादप के निर्माण की क्षमता, यानी कि किसी भी पादप की कोशिका के द्वारा, एक कोशिका के द्वारा पूरे के पूरे प्लांट का डेवलप कर लेना, ये क्या कहलाता है? सिंगल सेल दैट प्रोड्यूस द कंप्लीट प्लांट, दैट process is known as totipotency. The ability of any plant cell to form new plant, किसी भी एक प्लांट सेल से पूरा पूरा प्लांट डेवलप हो जाए, टोटिपोटेंसी। गाजर के अंदर देखी थी हेबरलैंड ने टोटिपोटेंसी, और इस टोटिपोटेंसी की वजह से पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर डेवलप हुआ है। टोटिपोटेंसी क्या है? इस प्लांट टिश्यू कल्चर की बेस है। ये अगर नहीं होती तो शायद प्लांट टिश्यू कल्चर आज जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में हमें नहीं मिलता। ठीक है बेटा? पादप उत्तक संवर्धन में कोशिकाओं के अविभेदित समूह को कहा जाता है इन प्लांट टिश्यू कल्चर द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम कहते हैं केलस। क्या कहते हैं बेटा? केलस। एक्सप्लांट किसको कहते हैं? एक्सप्लांट प्लांट का कोई भी पार्ट जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर काम में लिया जा रहा है उसको एक्सप्लांट कहते हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो रूट का भाग हो सकता है, शूट का भाग हो सकता है, फ्लावर का भाग हो सकता है, पोलन हो सकता है, एंथर हो सकता है, कुछ भी हो जो प्लांट टिश्यू कल्चर में काम में लेते हैं वो एक्सप्लांट है। ठीक है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो बात ही अलग है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है। टिश्यू, केलस के अंदर टिश्यू तो है, लेकिन केलस टर्म आ रही है तो जो ज्यादा नजदीक है आंसर के, केलस।
कैलस ए ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, आपस में जुड़ी हुई है। और ये किस तरह से नजर आती है, ये जब हम लेबोरेटरी के अंदर इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रुई ना, कॉटन का छोटा सा पार्ट तोड़ करके रख दिया गया है, इस तरह का कैलस नजर आता है। निम्न में से किस विधि द्वारा अगुणित पौधों का निर्माण किया जाता है? अभी बताया था मैंने, हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? परागकण संवर्धन, पोलन कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर किसके लिए? वायरस फ्री प्लांट के लिए। एम्ब्रियो कल्चर किसके लिए? उन प्लांट के लिए एम्ब्रियो कल्चर किया जाता है जिन प्लांट में वास्तव में एम्ब्रियो नहीं बनता है, सीड नहीं बनता। उनमें सीड बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सीड बनाने के लिए एम्ब्रियो कल्चर किया जाता है। और भी कई कारण हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कारण ये है। सेल कल्चर, सिंगल सेल को अलग करने के लिए, ठीक है, ताकि उससे प्रोटीन निकाले जा सके, उससे आगे और वर्क किया जा सके। आंसर क्या हो गया? पोलन कल्चर। पादप उत्तक संवर्धन में पादप के किस भाग का उपयोग किया जाता है? मैंने भी बताया था, पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाएगा उस भाग को क्या कहेंगे? एक्सप्लांट कहेंगे। एक्सप्लांट कुछ भी हो सकता है, एक्सप्लांट तना हो सकता है, एक्सप्लांट जड़ हो सकता है, एक्सप्लांट पत्ती हो सकती है। विच पार्ट ऑफ प्लांट कैन बी यूज फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर? स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, लीव्स हो सकती है, यानी ऑल ऑफ दीज, कुछ भी जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर में काम में ले रहे हैं, प्लांट का कोई पार्ट, वो एक्सप्लांट है। निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को सिट्रिक एसिड के उत्पादन के रूप में काम में लेते हैं? सिट्रिक एसिड। Which one of the organisms, microorganisms, is used for the production of citric acid? Aspergillus niger, नाइगर भी कहते हैं, नाइजर भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, आंसर पे गौर कीजिए। लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम, साइट्रिनम, नाम ऐसे ही दिया हुआ है। एस्परजिलस नाइजर है या नाइगर है, आंसर याद रखिए। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड के बनाने के लिए पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैच करने वालों में पूछ लेंगे या डायरेक्ट पूछ लेंगे, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट आने वाले जेट के एग्जाम के लिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं ना बेटा, ये सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लाए हुए हैं आपके जेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। विनेगर का निर्माण किया जाता है, सिरका, एसिडोबैक्टर एसिटी, एसिडोबैक्टर एसिटी। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर इज बाय एसिडोबैक्टर एसिटी। याद रखिएगा, एसिडोबैक्टर एसिटाई से या एसिटी से विनेगर तैयार किया जाता है, एसिटिक एसिड तैयार किया जाता है, ठीक है। एसिडोबैक्टर, हाँ, एसिडोबैक्टर के बारे में एक चीज याद रखिए, अगर हम वाइन को खुला रख दे, वाइन होती है ना, वाइन, अगर हम वाइन को खुला रख दें तो वो बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये एरोबिक बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर जो हैं, वो उसका फर्मेंटेशन कर देते हैं, खराब कर देते हैं। याद रखिएगा, वाइन को खुला छोड़ने पर वो खट्टी हो जाती है। इसके पीछे कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? एजिटोबैक्टर, ठीक है। बेसिलस सब्टिलिस, बेसिलस सब्टिलिस कॉमन बैक्टीरिया है बेसिलस का। क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम भी यहाँ नहीं आएगा, एनारोबिक है, ठीक है। तो विनेगर का फॉर्मेशन जो करता है वो कौन करता है? एसिडोबैक्टर एसिटाई करता है, याद रखिएगा। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी किसके निर्माण में काम आती है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, दो चीजें याद रखनी है, इथेनॉल याद रखनी है और ब्रेड याद रखना है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का नाम जब कभी भी आता है तो ब्रेड याद रखना है और इथेनॉल याद रखना है, ठीक है। इथेनॉल, अगर इथेनॉल दिया है तो ब्रेड नहीं दिया हुआ होगा, और ब्रेड भी दिया हुआ है तो एक ऑप्शन होगा ब्रेड एंड इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल है, मिथेनॉल नहीं है। एंटीबायोटिक्स नहीं, मोस्टली एंटीबायोटिक्स, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स are obtained from bacteria. Which type of bacteria? Soil bacteria. Which type of soil bacteria? Actinomycetes.
What about the actinomycetes? Actinomycetes are the bacteria that looks like fungi because they have branched filaments like body. Looks like fungi. They are known as fungi like bacteria, actinomycetes. ठीक है. एसिटिक एसिड अभी अभी बात की थी, एसिटोबैक्टर एसिटाइसे. आज के किसान धान की फसल में 50% तक वृद्धि किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं? मॉडर्न फार्मर्स कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ पैडी अप टू 50% बाय द यूज ऑफ, किसके द्वारा कर सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा कर सकते हैं. क्योंकि राइस के अंदर, राइस लेग्यूम नहीं है, राइजोबियम नहीं होगा. ठीक है, माइकोराइजा नहीं है. फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर खाद जिसको कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर गोबर खाद जो है उसके लिए तो जनरली की जाती है, लेकिन राइस की बात पूछी है और ऑप्शन में साइनोबैक्टीरिया है, यही होगा. कैसे होगा सुनिए. फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स एक फर्न, एक्वाटिक फर्न है, अभी अभी नाम लिया था मैंने, एजोला पिन्नाटा. उस एजोला पिन्नाटा, क्योंकि धान है, गेहूं है, सॉरी धान की बात कर रहे हैं, यानी राइस की बात कर रहे हैं, तो राइस के अंदर पूरा जो फील्ड है वो एक्वाटिक होता है. ठीक है, इसके अंदर एजोला पिन्नाटा जो एक्वाटिक फर्न है उसको किसान उगाते हैं. इस एजोला पिन्नाटा फर्न की लीव्स के अंदर एनाबिना एजोली एक साइनोबैक्टीरिया है. क्या नाम है? एनाबिना एजोली. एनाबिना एजोली जो एक साइनोबैक्टीरिया है, ये इस एजोला पिन्नाटा की लीव्स के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है और नाइट्रोजन को फिक्स करती है. उस नाइट्रोजन को फिक्स करने से किसान को नाइट्रोजन मिल जाती है और यील्ड बढ़ जाती है. किसान को नाइट्रोजन मिलने का मतलब है किसान को अपने धान के खेत के लिए, अपने राइस के फील्ड के लिए नाइट्रोजन की सप्लाई मिल जाती है और उस नाइट्रोजन की सप्लाई से यील्ड जो है ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ जाती है. बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना. फिर है गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न करता है. गैस प्रोड्यूस्ड इन बायोगैस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डंग बाय, यानी कि सिंपल सा है, क्वेश्चन को थोड़ा सही फ्रेम नहीं हुआ है. क्या पूछा गया है कि बायोगैस जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है. बस सिंपल सा. बैक्टीरिया कौन सा है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है. फंजाई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वायरस नहीं है, एल्गी नहीं है. मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया है. ये कहाँ? ये काउडंग के लिए भी काउडंग में के डिकम्पोजिशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है और रूमिनेंट्स एनिमल जो हैं, जुगाली करने वाले, उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं. ठीक है, इतना सा याद रखना है. एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरिया जो जलीय फर्न एजोला के साथ सहजीवी साहचर्य भी बना सकता है. कौन सा है? इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको. ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न एजोला. अभी अभी मैंने बताया था एजोला पिन्नाटा की जो लीव्स हैं उसके अंदर क्या है? एनाबिना एजोली. आंसर क्या है? एनाबिना. ठीक है, एनाबिना एजोली. क्लियर? जैव गैस उत्पादन की तकनीक भारत में मुख्य रूप से किसके सहयोग से विकसित हो पाई थी? The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of, किसके? बायोगैस की जो टेक्नोलॉजी थी वो IRI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो है, उन दोनों की एफर्ट्स की वजह से ये डेवलप हो पाई है. आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा दोनों. निम्नलिखित में से वह कौन सा सूक्ष्म जीव है जो पौधों के साथ सहजीवन के रूप में रहता है तथा उनके पोषण में सहायता करता है?
ग्लोमस, जो माइकोराइजा है ये क्या करता है, ग्लोमस पोषण में सहायता करता है, मतलब जो माइकोराइजा है ये फॉस्फेट सोल्यूबलाइज करता है, फॉस्फोरस जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर उसको सोल्यूबलाइज करता है, घुलनशील बनाता है ताकि प्लांट्स उसको आसानी से ले सके। ठीक है, ग्लोमस। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड हेल्प्स देम इन देयर न्यूट्रिशन। ग्लोमस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी ग्रुप है पूरा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूध में वृद्धि करते हैं और इसे दही में बदल देते हैं एवं किसकी वृद्धि कर, दही की पोषण गुणवत्ता में भी वृद्धि कर देते हैं। आंसर क्वेश्चन इंग्लिश में सुनिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रोव्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू द कर्ड एंड आल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग, किसको इंक्रीज करते हैं, विटामिन B12 को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, विटामिन B12 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, बता चुका हूं मैं ये पहले, सही मिलान कीजिए। अब देखिए, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, नहीं है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, नहीं है। साइक्लोस्पोरिन ए है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला है, क्लॉट बस्टर है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव है, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, स्टेटिन मोनास्कस परपुरियस से मिलता है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में देखिए इसी क्वेश्चन को, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एस्परजिलस नाइजर एसिटिक एसिड, नहीं। स्ट्रेप्टोकाइनेज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, नहीं है। साइक्लोस्पोरिन ए क्लॉट बस्टर, नहीं है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल को लॉवरिंग करने वाला, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एक एजेंट है। ठीक है बेटा, बैसिलस thuringiensis का उपयोग नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको नियंत्रित करने के लिए, इंसेक्ट को नियंत्रित करने के लिए। यहां पर कोई ऑप्शन, इंसेक्ट, फ्लाइज, मॉस्किटो, ऑल ऑफ दिस, कीट, मक्खी, मच्छर, उपरोक्त सभी, नहीं, केवल कीट। मच्छर के लिए बैसिलस thuringiensis नहीं है, मक्खी के लिए नहीं है, केवल कीट के लिए ये सुटेबल है। लेडी बर्ड किनसे छुटकारा दिलवाने में अत्यंत लाभप्रद है। लेडी बर्ड इज मोस्ट यूजफुल टू गेट रिड ऑफ, लेडी बर्ड इज मोस्ट यूजफुल टू गेट रिड ऑफ, किसके लिए, तो याद रखिएगा, लेडी बर्ड जहां कहीं आती है वहां पर एफिड आएगा। लेडी बर्ड के साथ में एफिड, एक ये एफिड को कंट्रोल करती है, एफिड की पॉपुलेशंस को कंट्रोल करती है एफिड। ठीक है बेटा, इकोलाई के प्रतिबंधित एंजाइम के युग्म पर किसने अध्ययन किया। ठीक है, हु परफॉर्म्ड स्टडीज ऑन ए कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ द इकोलाई। इकोलाई के प्रतिबंधित एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर किसने, उसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं उन पर किसने अध्ययन किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, नहीं। रॉबर्ट मेयर इकोलॉजी से संबंधित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक से संबंधित है। हर्बर्ट बोयर, यस। कैरीमुलस पीसीआर से संबंधित है। तीनों का संबंध अलग अलग जगह से है। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक, हर्बर्ट बोयर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रॉबर्ट मेयर इकोलॉजी के अंदर देखेंगे अपन, कैरीमुलस पीसीआर। ठीक है, चलिए, EFB का पूरा नाम क्या है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी के कोर एरिया में हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने की संभावना है।
पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। लास्ट ईयर जेट में एक बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहती है। हालांकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर गलती कर देते हैं, सबसे बड़ी बात ये। सही नाम क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ EFB यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नहीं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यस। ठीक है, इंग्लिश फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नहीं, इंग्लिश फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नहीं। आंसर क्या हो गया? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। फिर है बाहरी डीएनए का भाग, एलियन पीस ऑफ डीएनए। बाहरी डीएनए का भाग क्या करता है? पोषी जीव के डीएनए का भाग है। पीस ऑफ डीएनए ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, नहीं। स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत हो सकता है, कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, नहीं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें होना चाहिए। ठीक है, वांछित गुणों का वहन करता है, कैरी डिजायरेबल ट्रेड्स, यस। क्योंकि जो एलियन डीएनए है या बाहरी डीएनए अपन कह रहे हैं, डिजायर्ड डीएनए कह रहे हैं, वो डिजायरेबल ट्रेड्स को ही तो कैरी करता है। आंसर होगा 3। ठीक है बेटा। फिर है कितनी युक्तियों को आनुवांशिक अभियांत्रिकी की युक्तियां माना जाता है? हाउ मेनी टूल्स आर कंसिडर्ड एज की टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए की टूल्स क्या हैं? प्रतिबंधित एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यस, ये होते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम, यस, लाइगेज एंजाइम, यस, लाइगेज एंजाइम से डीएनए को जोड़ा जाता है। ठीक है, कैरियर या वेक्टर जिसको अपन कहते हैं, यस, पोषीजीव, होस्ट ऑर्गेनिज्म, यस, यानी कि सारे के सारे ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी युक्तियां माना जाता है, पांचों को। ठीक है, फिर प्रथम खोजे गए प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के लिए सही क्या है? याद रखिए, प्रथम खोजा गया, फर्स्ट, विच वन इज करेक्ट फॉर फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो है हिंड थर्ड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकल आया था, हिंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डिस्कवर किया गया वो क्या है? हिंड सेकेंड है। इस हिंड सेकेंड की जो ये किस तरह के कट्स बनाता है? ये कट्स जो बनाता है वो ब्लंट एंड है, जो चिपचिपे नहीं होते ना उनको हम ब्लंट कहते हैं। ठीक है बेटा, ब्लंट एंड। ठीक है, यानी कि हिंड सेकेंड भी हो गया, ब्लंट एंड भी हो गया। लेकिन इसकी सीक्वेंस बेटा अपन थोड़ा सा याद रख लें, क्या है? GT, क्या है बेटा इसमें? GT, गुआनिसिन थायमिन। फिर T और C में से कोई हो सकता है, या तो T होगा या C होगा। तीसरे नंबर पर दोनों में से कोई एक है, GT, TC, और फिर पहला ये होगा G, दूसरा T, तीसरे में T या C में से कोई एक होगा न्यूक्लियोटाइड, चौथे में A या G में से कोई एक होगा। ठीक है, पांचवा A होगा और छठा C होगा, GT, TC, AG, AC, यानी T और C में से एक, A या G में से कोई एक होगा। ठीक है बेटा, ये याद रहेगा। क्या है? GT NCERT में नहीं लिखा है, लेकिन बाउंस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अपने को आना चाहिए। GT, T, फिर T और C में से कोई एक होगा, फिर A या G में से कोई एक होगा, फिर A और C। ठीक है, यानी कि GT आ गया, फिर प्यूरिन, दोनों प्यूरिन में से कोई एक, फिर दोनों पिरिमिडिन में से कोई एक, फिर AC।
ठीक है बेटा, चलिए तो आंसर क्या था इसका? आंसर था हिंट सेकंड, आंसर क्या है? हिंट सेकंड था पहला जीटी, टीसी या एजी, एसी और ब्लंट एंड, ठीक है। फिर है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए गलत को चुनिए। गलत कौन सा है? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसके लिए गलत का हमें चयन करना है। इंग्लिश वाला बेटा एक साथ नहीं आ पाया, एक बार दोनों डिस्कस कर रहे हैं अपन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए गलत क्या है? रॉन्ग, ठीक है। प्रत्येक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई का परीक्षण कर सकते हैं, सही है। यानी कि प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई का परीक्षण कार्य करते हैं, यानी उसकी लेंथ कितनी है, उसमें जहां जहां उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस मिलेगी वहां वो काम करते हैं, बिल्कुल सही है। यह विशेष अनुक्रम को पहचानता है, उस विशेष अनुक्रम को पहचानता है जिस पर उसे काम करना है, जैसे GAATTC, ठीक है। और द्विरज्जु की डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए का जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। डीएनए का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं, याद रखना। यह डीएनए में विशेष पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को पहचानता है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जो उल्टा और सीधा एक जैसा हो, जैसे 5 प्राइम पर GAATTC, ये 3 प्राइम, फिर 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, GAATTC, ठीक है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, क्योंकि चाहे इधर से पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें सेम सीक्वेंस आएगी। यानी कि हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही पढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है। GAATTC। फोर्थ क्या है? यह हमेशा चिपचिपे सिरे बनाता है। नहीं, अभी हमने देखा जो हिंट सेकंड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो चिपचिपे सिरे थोड़ी बना रहा है, स्टिकी एंड नहीं बना रहा है। कैसा एंड बना रहा है? ब्लंट एंड बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कट कहां पर लगता है? GT है, फिर दोनों में से एक प्यूरिन है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर कट लगाएगा। इसके बाद कौन सा था? दोनों में से एक पिरिमिडिन था, फिर एसी था, ठीक है। तो जो दोनों में से एक प्यूरिन और दोनों में से एक पिरिमिडिन है वहां पर कट लगाता है और वहां पर कट लगा करके वो ब्लंट एंड बनाता है, ठीक है बेटा। तो यहां ये गलत हो गया, हमेशा चिपचिपे सिरे बनाता है, नहीं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम में लेते हैं ऑब्वियसली। फाइंड आउट इनकरेक्ट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसी को इंग्लिश में। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, यस। इट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस and cut phosphodiester bond in the double stranded DNA at specific point, yes. It recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA, मैंने बताया था palindromic sequence क्या है, सही है। It always produce, ये वर्ड आ गया ना always, इसलिए ये क्या हो गया? गलत, स्टेटमेंट गलत है लेकिन ऑप्शन सही है। पृथक्कृत डीएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा केवल इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित कर यूवी द्वारा देखा जाता है। यानी इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा ही अभिरंजित करती है, इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा ही डीएनए को अभिरंजित करते हैं। क्यों करते हैं वो पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड इंटरकेलेटिंग रंजक के रूप में कार्य करती है। इथिडियम ब्रोमाइड, अंग्रेजी में क्वेश्चन सुन लीजिए, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम जेल can be visualized only after staining the DNA with ethidium bromide followed by exposure to UV because, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड क्या काम करती है? इथिडियम ब्रोमाइड जो है इंटरकेलेटिंग डाई के रूप में काम करती है। इंटरकेलेटिंग मतलब जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच में जो स्पेस है, उस नाइट्रोजन बेस के जो स्पेस है, जैसे एडिनिन
देखिए सॉरी, ये डीएनए है, ये ए, ये इधर टी, ये जी, ये सी, ये ए, ये टी। तो ये जो बीच में स्पेस है, ये गैप जो है, इनके बीच में ये इथिलीन ब्रोमाइड इंटरकेलेट कर जाती है, धस जाती है अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इथिलीन ब्रोमाइड एक्ट एज इंटरकेलेटिंग डाई, बिल्कुल सही बात है। इथिलीन ब्रोमाइड इंटरकेलेटिंग डाई के रूप में काम करती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था, इथिलीन ब्रोमाइड विभिन्न नाइट्रोजन क्षारों के लिए विशिष्ट होती है। इथिलीन ब्रोमाइड इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट नाइट्रोजन बेस, नहीं। इथिलीन ब्रोमाइड फॉस्फोडाइएस्टर बंध से क्रिया करती है, नहीं। इथिलीन ब्रोमाइड स्टैंड दी बैकबोन ऑफ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नहीं, बैकबोन पर नहीं, इंटरकेलेटिंग है, अंदर की ओर इंटरकेलेट हो जाती है। ठीक है बेटा। क्षालन है, इल्यूशन। इल्यूशन इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल। जेल से डीएनए फ्रेगमेंट को अलग कर लेना जेल कटर के थ्रू, उसे हम इल्यूशन कहते हैं। आफ्टर माइग्रेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, जब जेल के अंदर फ्रेगमेंट्स रन कर जाते हैं, जब जेल के अंदर डीएनए जो है वो रन कर जाता है, उसके बाद में उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल कटर के द्वारा कट करके अलग कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं इल्यूशन। क्षालन है खंडों के स्थानांतरण के पश्चात जेल से डीएनए खंडों का पृथक्करण करना क्षालन है। दूसरे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सही ये है। दूसरे क्या दे रखे हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के पश्चात डीएनए खंडों का पृथक्करण, नहीं। खंडों के स्थानांतरण से पूर्व जेल से डीएनए खंडों का पृथक्करण कर ही नहीं सकते, और मतलब क्या है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों नहीं। मिलते जुलते ऑप्शन हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, घबराना नहीं है। एग्जाम में आपको बिल्कुल ईमानदारी से कंसंट्रेशन को बनाए रखते हुए एग्जाम को देना है, आप सही करके आओगे। एक विद्यार्थी छोटे बाहरी डीएनए खंड की कई प्रतियां प्लाज्मिड द्वारा तैयार करना चाहता है, कई कॉपी तैयार करना चाहता है। ठीक है, छोटे बाहरी डीएनए खंड यानी वांछित जीन की बात कर रहे हैं, कई कॉपियां तैयार करना चाहता है, तो उसे प्लाज्मिड का चयन किस पर केंद्रित होकर करना होगा। प्लाज्मिड का चयन किस बात पर करेगा, किसको ध्यान में रखते हुए करेगा, प्रतिकृतिकरण का उद्भव। इंग्लिश में पढ़ें, ए स्टूडेंट विश टू प्रोड्यूस मेनी कॉपीज ऑफ ए शॉर्ट फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इन प्लाज्मिड, ही हैज टू सेलेक्ट ए प्लाज्मिड फोकसिंग ऑन, किस पर फोकस होकर के काम करना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरे आंसर, दूसरे ऑप्शन क्या है, सेलेक्टेड मार्कर, नहीं। क्लोनिंग साइट्स, नहीं। नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन मिल गया ना एक पहला, यानी कि ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास नजर आएगा। बायोटेक में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, पता नहीं चलता कौन सा ऑप्शन से, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, कंसंट्रेशन बनाते ही ऑप्शन नजर आ जाता है। सक्षम कोशिका के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर कॉम्पिटेंट सेल। ठीक है बेटा, कॉम्पिटेंट सेल क्या होती है, बैक्टीरियल सेल जिसको फॉरेन डीएनए को लेने के लिए तैयार करते हैं, उसको हम कॉम्पिटेंट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो परमेबिलिटी है उसको कुछ समय के लिए ट्रांसिएंटली उसको बढ़ा देते हैं ताकि बाहर से डीएनए अंदर एंटर कर जाए। ठीक है बेटा, इस तरह की सेल को जिसकी परमेबिलिटी ट्रांसिएंटली बढ़ी है, इसको हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। क्लियर, आप समझिए। विच वन इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है फॉर कॉम्पिटेंट सेल, कॉम्पिटेंट सेल के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स कैल्शियम आयन
एंड हीट शॉक मेथड, इसमें कैल्शियम आयन व उष्मा आघात विधि शामिल है। बिल्कुल शामिल है बेटा। कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयंस का रोल होता है, हीट शॉक दिया जाता है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी ट्रांसिएंटली बढ़ जाए। ठीक है। इट इनेबल्स द बैक्टीरियम टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिल्कुल बाहर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने तैयार किया है उसको ले सके, ऐसी कैपेबिलिटी हो जाती है। यह जीवाणु को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रहण करने योग्य बनाता है। हिंदी में पढ़ लिया, ठीक है, सही है। इट ट्रांसिएंटली इंक्रीज द पोर साइज इन द सेल मेम्ब्रेन, यह ट्रांसिएंटली इससे पोर साइज को बढ़ा देता है, सही है। यह कोशिका झिल्ली में क्षणिक रूप से छिद्र के आकार को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है। फिर है दिस इज द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, बाहरी डीएनए का पोषी कोशिका में प्रवेश का केवल यही एकमात्र नहीं, गलत हो गया, यही एकमात्र माध्यम नहीं है। ठीक है, यही एकमात्र माध्यम नहीं है कि डीएनए को हम वेक्टर के थ्रू एंटर करवाएं। डायरेक्ट मेथड भी है जिनमें इस तरह का कॉम्पिटेंट सेल तैयार नहीं की जाती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन हो गया फोर्थ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के लिए सही क्रम को पहचानिए। सही क्रम कौन सा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का? सबसे पहले क्या करेंगे, वांछित डीएनए खंड का पृथक्करण करेंगे, डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करेंगे, बिल्कुल सही। फिर डीएनए खंड का वाहक के साथ जुड़ना, सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद में वेक्टर के साथ में उसको जोड़ेंगे, वेक्टर को, और डिजायर्ड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फिर उसको जोड़ेंगे। ठीक है। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पोषी कोशिका में स्थानांतरण, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको होस्ट सेल में इंजेक्ट करेंगे कॉम्पिटेंट सेल बना करके, बिल्कुल सही है। पोषी कोशिका का बड़े स्तर पर संवर्धन माध्यम में संवर्धित होना, जब पोषी कोशिका हमें पता लग गई कि रिकॉम्बिनेंट सेल ये है, सॉरी कि होस्ट सेल ये है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको बड़े लेवल पर कल्चर करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर वांछित उत्पाद का निकाला जाना, डिजायरेबल प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं उसमें, उस सेल में से। यूजली वो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटीन होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो सीक्वेंस दी हुई है वो बिल्कुल सही सीक्वेंस है, किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है बेटा, चलें आगे। उसी को इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, फिर क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, फिर क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट बाय मेकिंग कॉम्पिटेंट सेल, फिर कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल पर इसको कल्चर करते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और यूजली ये डिजायर्ड प्रोडक्ट एक प्रोटीन होता है। ठीक है बेटा, सीक्वेंस सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट ऑप्शन। फिर है पीसीआर में कितने अणु काम में लिए जाते हैं। अब देखिए पीसीआर के अंदर कितने अणु काम में लिए जाते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन पीसीआर। पहला है रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्राइमर, प्रतिलोम व अग्रिम प्राइमर, बिल्कुल सही है। दो तरह के प्राइमर्स होते हैं, एक रिवर्स होता है, एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है, सही है। दूसरा है टेक डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही है, काम में लिया जाता है पीसीआर के अंदर। तीसरा है मैग्नीशियम आयंस, यस, बिना मैग्नीशियम आयंस के पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जरूरी है मैग्नीशियम आयन। चौथा है डीएनटीपी यानी डी न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डीएनटीपीज होगा तभी तो पॉलीमराइजेशन होगा, एनटीपी नहीं है तो पॉलीमराइजेशन किस तरह से होगा, पॉसिबल ही नहीं है।
अरे भाई अगर ईंटें नहीं हो तो दीवार कैसे खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, ईंटें जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से पॉलीमराइजेशन के लिए एनटीपी जरूरी है। ठीक है, टेम्पलेट डीएनए बिल्कुल सही है, टेम्पलेट डीएनए भी चाहिए। अगर टेम्पलेट डीएनए नहीं होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनेगा? ठीक है, एप्रोप्रिएट वेक्टर नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये वेक्टरलेस क्लोनिंग है। बिना वेक्टर के मशीन के अंदर हो रहा है, वेक्टर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, यहाँ पीसीआर के अंदर लाइगेज का काम ही नहीं है, लाइगेज एंजाइम का काम ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट थोड़ा सा आ गया यहां पर गलती से। PBr 322 वाहक का उपयोग करते हुए किसका चयनात्मक चिन्हक के रूप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन वापस सुनिए। PBr 322 वाहक, PBr 322 है प्लाज्मिड, BR का मतलब होता है बोलिवर रोड्रिग्वेज, 322 322वां नंबर का उपयोग करते हुए किसका चयनात्मक चिन्हक के रूप में, सेलेक्टिव मार्कर्स के रूप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जा सकता है? अब देखिए, PBr 322 के अंदर 2 एंटीबायोटिक्स के साइट होती है, एक होता है टेट्रासाइक्लिन, एक होता है एम्पिसिलिन। तो या तो टेट्रासाइक्लिन को मार्कर के रूप में काम में लो या एम्पिसिलिन को मार्कर के रूप में काम में लो। दोनों को एक साथ मार्कर के रूप में काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर दोनों को एक साथ मार्कर के रूप में काम में लेंगे तो हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सपोज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन भी गया तो हम कैसे पता लगाएं कि ये वास्तव में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है या नहीं बना है? या वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होस्ट सेल के अंदर एंटर भी कर गया तो हम ये नहीं बता सकते कि ये होस्ट सेल के अंदर जो एंटर किया है वो वास्तव में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है कि किसी दोनों में से एक में, ताकि दूसरे एंटीबायोटिक साइट को ध्यान में रखते हुए कल्चर मीडिया तैयार किया जा सके और उस कल्चर मीडिया में दूसरी एंटीबायोटिक्स मिलाई जा सके, ताकि पता किया जा सके कि वास्तव में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इस सेल में है या नहीं है। दोनों में से एक एंटीबायोटिक के सेल को एक बार कट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। क्या लिखा है? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, आइदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एट अ टाइम, एक समय में या तो एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। बिल्कुल सही है। अब आप देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन भी सही है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन भी सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट इन दोनों के ऊपर भारी है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलती क्या करोगे? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन कि सही है यार, फिर आप कहोगे सर सेकंड भी सही लग रहा है। तीसरा देखोगे तो ये तीसरा ऑप्शन इन दोनों पर भारी है। कैसे? एक समय में या तो एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, एक समय में केवल एक या दूसरा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? एक समय में एम्पिसिलिन व टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन दोनों, ये गलत हो गया। सही आंसर क्या हो गया? आइदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एट ए टाइम। ठीक है बेटा, याद रखना है, भूलना नहीं।